हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल, जिसमें हमने देखा कि कोई भी सेल मेनली 3 कंपोनेंट से बना है, जिसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। कोई भी सेल, किसी भी तरह का सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सबकी क्या होती है? हर सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसके मटेरियल्स को अंदर बाउंड करके रखती है। उसके अलावा हमने देखा जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल को चलाने वाला उसका एक ब्रेन होता है, ठीक उसी तरह हर सेल को चलाने वाला उसका एक न्यूक्लियस होता है, जो कि उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन थी और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसके बीच में एक फ्लूइड सब्सटेंस फिल हुआ था, एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ था सेल के अंदर, जिसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हमारे सेल्स में कुछ और सेल के कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिनके बारे में हम अब आगे जानेंगे। जिसमें कि पहला सेल ऑर्गेनल आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसको हम शॉर्ट में ईआर भी बोल देते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ ट्यूब्स और शीट्स का एक नेटवर्क है जो हमारे सेल्स में बिछा हुआ है। और ये जो हमारी ट्यूब्स या शीट्स होती हैं, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मतलब इसके भी चारों, ये जो हमारी ईआर है, ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद है इनका मटेरियल, ताकि ये सेल में एक तरह से बिखर ना जाए, अंदर बंद रहे उनका मटेरियल। और ये जो हमारा मेम्ब्रेन बाउंड हमारी जो ट्यूब्स और शीट्स होती है, ये एक नेटवर्क बनाती है हमारे सेल्स के अंदर, जो कि काम आता है किस लिए? किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द सेल। मतलब किसी भी सेल के अंदर कोई भी मटेरियल जब ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह उस सेल के अंदर, तो वो काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमें 2 तरह से देखने को मिलता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि होता है SER। ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम रफ क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो इसका सरफेस होता है वो थोड़ा रफ नजर आता है। किस वजह से? क्योंकि इसके सरफेस पर हमारे कुछ राइबोसोम्स नाम के पार्टिकल्स अटैच्ड रहते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या है? ये राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं सेल के अंदर। और ये जो प्रोटीन होता है, फिर ये हमारे सेल के अंदर जगह जगह जाता है, वेरियस प्लेसेस में जाता है जहां भी उस प्रोटीन की नीड होती है। और वो जो प्रोटीन जाता है पूरे सेल के अंदर, राइबोसोम्स में मैन्युफैक्चर होने के बाद वो प्रोटीन कौन लेकर जा रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसी ईआर को यूज करते हुए ये प्रोटीन्स जो मैन्युफैक्चर हुए थे राइबोसोम में, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड, जहां भी उस प्रोटीन की क्या होती है? नीड होती है। उसके बाद हमारा अगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है SER, जैसे RER में हमारा अटैच थे राइबोसोम और उनमें क्या प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा था, इसी तरह हमारे SER में जो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आप सभी को पता होगा, आपने पढ़े होंगे। और एक ऑर्गेनिजम्स की एक वो होती है पूरी कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स कहते हैं। उन वर्टिब्रेट्स में ये जो SER होता है, ये पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। डिटॉक्सिफाई करना मतलब जो भी किसी मान लो ह्यूमन बीइंग्स है या कोई और अदर एनिमल है, जिसकी बॉडी में, उसकी बॉडी के सेल्स में कोई ड्रग्स पहुंच गए हैं या फिर कोई पॉइजन पहुंच गया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना यानी नल कर देना, खत्म कर देना, उसका काम कौन कर रहा है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर सेल्स के अंदर करते हैं ये। और इसके अलावा जो ये हमारा प्रोटीन बन रहा था RER के राइबोसोम में,
और जो हमारे फैट और मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बन रहे थे कहां पर, एसईआर में, ये दोनों ही मिलके काम आते हैं किसके, ये जो प्रोटीन्स और ये जो बन रहे थे आरईआर में और जो लिपिड्स बन रहे थे एसईआर में, यही क्या काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाती है, उसको बनाने का काम कौन करता है, उसके बनाने में हेल्प आते हैं कौन, ये प्रोटीन और ये लिपिड्स। और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोटीन और लिपिड्स के जरिए हमारी सेल मेम्ब्रेन के बनाने का एक प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आती हैं 3 बातें। पहली, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है इन विद इन द सेल। मतलब कोई भी जो सेल के अंदर, जैसे ये एक सेल है तो ये न्यूक्लियस हो गया ब्लू कलर का, ये रेड कलर की हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कहीं भी इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कोई भी मटेरियल या ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन वगैरह पहुंचाना होता है, तो पहुंचाने का काम यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा सिर्फ साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ही नहीं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में, मतलब कोई भी जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है मटेरियल्स का इन साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, वो कौन करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो हमारा एक पॉइंट और आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारा, वो चाहे किसी भी शेप में आता हो, किसी भी सेल्स में आता हो, दिखता कैसा भी हो, है ना, अलग अलग सेल्स में, जैसे हमारे भी अंदर आरबीसी एक सेल है, हमारा डब्ल्यूबीसी एक सेल है, हमारा न्यूरॉन नर्व सेल्स होते हैं, हमारे अलग अलग हमारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो उन डिफरेंट टाइप्स में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखने में बहुत ही वेरी करता है, यानी अलग अलग होता है। उसके बावजूद जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सभी क्या करते हैं, सभी सेल्स के अंदर वो फॉर्म करते हैं एक नेटवर्क सिस्टम, जिससे कि वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। उसके अलावा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कुछ सरफेस भी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बायोकेमिकल मतलब बायोलॉजी, मतलब लिविंग बीइंग्स, और लिविंग बीइंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल एक्टिविटीज कह देते हैं। उनको एक सरफेस चाहिए होता है, उसको वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ेंगे हमारे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। ये जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है, इसको हमने डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने, जिस वजह से इसका नाम पड़ा गोल्गी अपैरेटस। ये कुछ इस तरह से हमारे सेल्स के अंदर एक पैरेलल जो एक कह सकते हैं आप पाइप्स हैं या पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है हमारे सेल्स के अंदर। और ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, आप समझ सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसमें कि हमने पढ़ा कि वो भी एक क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मतलब किसी एक मेम्ब्रेन, एक लेयर के अंदर क्या है, उसका सब्सटेंस सारा बाउंडेड है, अंदर बंद है उनका सारा सब्सटेंस। तो उसी तरह हमारे जो गोल्गी अपैरेटस है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, जो कि क्या होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, तो इस तरह से पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं स्टैक्स में, जिनको कह दिया जाता है क्या, सिस्टम्स। तो ये हमारे क्या है, गोल्गी अपैरेटस के पैरेलल सिस्टम्स है हमारे। फिर उसके आगे जो ये हमारा गोल्गी अपैरेटस है, जो हमारे ईआर के अंदर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड, उसके आसपास जो हमारे मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे थे, सिंथेसाइज होना मतलब बनना, जैसे कोई सिंथेटिक कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है, मतलब बनाए गए फाइबर। तो सिंथेटिक का मतलब होता है बनाना, या सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। तो जब मटेरियल बनते हैं ईआर के आसपास वाली जगह पर,
वो मटेरियल्स अपने टारगेट तक पहुंचाए जाते हैं, चाहे वो टारगेट सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो। किसके जरिए? गोल्गी अपैरेटस के जरिए। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन होता है कुछ मटेरियल्स को स्टोरेज करना अपने अंदर, या उनको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब कुछ सब्सटेंस है जो सेल के अंदर बने हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां भी रह गई हैं, तो कमियों को दूर करके उनको मॉडिफाई करके पूरी तरह तैयार करता है मटेरियल्स को। कौन? हमारा गोल्गी अपैरेटस। और उसके अलावा पैकेजिंग, यानी कि जो मटेरियल है उनको अगर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको पैकेज भी करना होगा, हमें पैक भी करना होगा। तो पैकेजिंग में भी हमारा कौन करता है प्रोडक्ट्स को? गोल्गी अपैरेटस करता है। तो ये तीन हमारे गोल्गी अपैरेटस के कुछ फंक्शंस हैं जो कि वेसिकल्स में देखने को मिलते हैं। वेसिकल्स जैसे कि आपने सुना होगा ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी आर्टरी, वेन, ये हमारी कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को लेकर जा रही हैं। ठीक इसी तरह कुछ हमारी अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वेसिकल्स, जिसमें कि मेनली गैस या लिक्विड जैसे कि हम कह सकते हैं फ्लूइड भरा होता है। और उसके अलावा जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को भी बनाता है सिंपल शुगर से। जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन जाते हैं, तो वैसे ही सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि उनकी एक जटिल फॉर्म, एक हार्ड फॉर्म बना देता है। कौन? गोल्गी अपैरेटस, कुछ ही केसेस में। इसके अलावा जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो एक हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। उस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी काम आता है, इन्वॉल्व होता है, हिस्सेदारी रहती है लाइसोसोम को की फॉर्मेशन में। किसकी? गोल्गी अपैरेटस में की। तो हमारा जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली स्लाइड में। हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, जो कि जिसकी बनने में हेल्प करता है कौन? गोल्गी अपैरेटस। अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो इसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम, जो कि हमारा अगला सेल ऑर्गेनल। इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं सेल का। ऐसा क्यों बोला हमने वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, लाइक अ डस्टबिन? ऐसा हमने इसलिए बोला कि कोई भी जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स में पुराने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, या कोई फॉरेन मटेरियल होता है, या फिर कोई वॉर्न आउट सेल होते हैं, मतलब कोई डैमेज सेल ऑर्गेनल्स हो गए, वॉर्न आउट मतलब डैमेज। तो कोई भी ऐसे हमारे डैमेज सेल ऑर्गेनल्स या फॉरेन मटेरियल जो कि सेल्स के लिए सही नहीं है, वो उन्हें हार्म कर सकते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स कहाँ जाते हैं? हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं। और वो सेल्स के अंदर जाके क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे लाइसोसोम्स हैं वो सेल को क्लीन करने का भी काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके, या फिर सेल ऑर्गेनल्स जो वॉर्न आउट हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, या जो पुराने सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा लाइसोसोम्स। अब ये जो लाइसोसोम्स है, ये जो डाइजेस्ट कर रहा है फॉरेन मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनकी नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर हार्मफुल है, वो उन्हें डाइजेस्ट कर कैसे पा रहा है? क्योंकि लाइसोसोम्स के पास होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब आप सब समझते होंगे कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको डाइजेस्ट करने के क्षमता रखने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं किसके पास? लाइसोसोम्स के पास। और इसके अलावा जो ये हमारा लाइसोसोम्स है इसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स। क्यों? क्योंकि ये सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम्स है वो कई बार जो हमारा सेल है उसके अंदर लाइसोसोम बर्स्ट होकर के जो सेल के अंदर मौजूद होता है वो लाइसोसोम उसी को क्या कर देता है? वो डाइजेस्ट कर देता है या कंप्लीटली एक तरह से डिकम्पोज कर देता है। क्योंकि कई बार जब ऐसा होता है कि सेल डैमेज हो गए हैं, कोई सेल डैमेज हो गया है या ठीक प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में उस सेल का डाइजेस्ट होना जरूरी हो जाता है। और वो जिम्मेदारी कौन निभाता है? हमारा लाइसोसोम्स। कैसे? उस जिस भी सेल के अंदर वो लाइसोसोम मौजूद है वो लाइसोसोम फट जाता है, बस्ट कर जाता है जब भी सेल डैमेज होगा या अपनी एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये लाइसोसोम फट जाएगा और फिर क्या होगा? वो अपने उन एंजाइम्स की मदद से जो उसके अंदर मौजूद थे, उन एंजाइम्स की मदद से
सेल को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा कंप्लीटली। अब इसके अलावा ये जो कह रहा है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके पास पावरफुल, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन मटेरियल हो गया या सेल ऑर्गेनल्स हो गए या खुद सेल हो गया, जिस वजह से सल्फाइड बैग कहलाया जा रहा है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, ये एंजाइम्स बनते हैं किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो हमारा कहलाया जाता है क्या, RER, जो भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा ना हमने, हमारा सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो कि कहलाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें जो पहला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें बनते हैं मेड क्या, ये एंजाइम्स, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं हमारे सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को, चाहे वो कोई भी फॉरेन मटेरियल हो, सेल ऑर्गेनल हो या खुद सेल हो। अब ये था हमारा लाइसोसोम्स। इसके बाद हम अपना अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जो कि होगा हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों, पावर का मतलब क्या है, ताकत मिल रही है। ये एक ऐसा घर है जहां से क्या मिल रही है, हमें ताकत मिल रही है। तो हमारे शरीर को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, या हमारे सेल्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी पार्ट में किसी भी टिश्यू, कोई भी फंक्शन जो होता है उसके लिए एनर्जी जो लगती है, वो सारी एनर्जी बनती है हमारी कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ वेरियस एक्टिविटीज करता है सेल के लिए, जिनसे की रिलीज होती है क्या, एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनता है, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉस्फोरस के 3 मॉलिक्यूल्स, 3 एटम्स हैं। फॉस्फोरस के 3 एटम से मिलकर के और दूसरे काफी और एलिमेंट्स रहते हैं, जिससे ये एक मॉलिक्यूल तैयार होता है किसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही हमारी जो एनर्जी होती है वो बनती है, या इसी एटीपी से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने के लिए। अब ये जो हमारा एटीपी है यही सारी एनर्जी दे रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल्स की एनर्जी करेंसी। अब इसके बाद ही जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सब कवरिंग तो देखो सबकी होती है ना। हमने देखा सेल की भी कवरिंग है, उसके अंदर न्यूक्लियस है उसकी भी कवरिंग है, वो एक सभी क्या है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यानी बाउंडेड है। ये हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं ये सब हमारे, चाहे कोई सेल हो, चाहे सेल के अंदर न्यूक्लियस हो, चाहे और गोल्गी अपैरेटस पढ़ा हमने, या फिर हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, ये सब, या लाइसोसोम पढ़ा, इन सब की एक क्या है, कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है ये सब। लेकिन इनकी मोस्टली क्या है, एनिमल सेल्स में सिंगल लेयर होती, चाहे पूरा सेल ही क्यों ना हो। और जो अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उनकी तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, सब में ही सिंगल लेयर है। लेकिन ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी 2 कवरिंग रहती हैं, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, एक रहती है आउटर और एक होती है इनर। जो हमारी आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ग्रीन वाली जो कवरिंग है, एक सबसे बाहर की तरफ, आउटर मतलब बाहर की तरफ एक आउटर कवरिंग होती है, जिस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं बीच में से काट दूं तो कुछ इस तरह से वो माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आएगा। ये हो गई हमारी ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग, जो कि होती है क्या, हमारी पोरस होती है। पोरस मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई पुराना कपड़ा रहता है, उसके आर पार जब दिखने लग जाता है, उसमें थोड़े छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं झरझरी हो गई है, ये कपड़ा झरझरा हो गया है। तो वो जो कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, पोरस। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है 2 कवरिंग उन माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें से जो आउटर कवरिंग है वो हमारी कैसी होती है, पोरस होती है, थोड़ी झरझरी होती है। उसके अलावा जो हमारी इनर कवरिंग है, जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर की जो हमारी बाउंड्री है, ये होती है हमारी इनर कवरिंग। ये कैसी होती है, ये काफी ज्यादा फोल्डेड रहती है। फोल्डेड होने की वजह से, जैसे मान लो ये एक हमारी आउटर कवरिंग है, ये इस तरह से थोड़ा शेप में आती है, जिस वजह से मल्टीपल फोल्डेड रहती है, डीपली फोल्डेड, जिस वजह से ये क्या बन जाती है, एक तरह से मल्टी लेयर्स बन जाती हैं इसकी। और ये क्या करता है, इनर फोल्डिंग, हमारी इनर कवरिंग, ये लार्ज सरफेस एरिया बनाती है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस
हमारी बॉडी में होती है, जिनसे क्या बनता है, एटीपी बनता है, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमारा क्लास 10th में टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा ग्लूकोज से क्या बनता है, एनर्जी बनती है और फिर एटीपी बनता है। तो वो जो हमारी एटीपी जनरेट होने के लिए, एटीपी बनने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो सरफेस एरिया कौन देता है, इनर कवरिंग देता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी किसमें, इनर लेयर में, इनर मेम्ब्रेन में। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में रहता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अच्छा, ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, तो इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। इंटर का मतलब होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में या दो किसी भी सब्सटेंस के बीच की जब बात हो रही हो, दो सब्सटेंस के बीच की, तब वर्ड यूज होता है इंटर। लेकिन जब एक ही सब्सटेंस के अंदर की बात हो रही हो तो वर्ड यूज होता है इंट्रा। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ इंटर, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच की बात हो रही है। तो ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में रहता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थोड़ा खाली जगह रहता है। उसके अलावा जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा होता है डीएनए, राइबोसोम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। जबकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जीन्स, जहां पर पाया जाता है डीएनए। लेकिन पूरे सेल ऑर्गेनल्स में इतने सारे, न्यूक्लियस के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सब सेल ऑर्गेनल्स में से ये इकलौता है जिसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए मौजूद होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स कहां पर थे, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, इसीलिए ये अपने खुद के ओन प्रोटीन्स, खुद के प्रोटीन्स को बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं, खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। कौन, हमारे माइटोसेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास खुद के क्या है, राइबोसोम्स है, और डीएनए भी होता है इसके पास खुद का। अब ये हुई बात हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले एक सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि हमारे एनिमल सेल्स में मौजूद ही नहीं होता। वो होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में मौजूद होता है, जिसका नाम है प्लास्टिड्स। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड्स। ये जो हमारा प्लास्टिड्स है, जैसे कि अभी हमने जाना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता। अब ये जो हमारा प्लास्टिड्स है, ये प्लांट सेल्स में 2 टाइप्स का पाया जाता है। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट और एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो हमारे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, वहीं जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो हमारे कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, या फिर व्हाइट कलर के हो जाते हैं। कलरलेस जैसे कि लाइक वाटर को हम देखते हैं कि उसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक उसी तरह ल्यूकोप्लास्ट का भी कोई कलर ही नहीं होता। ये वो प्लास्टिड्स है हमारे प्लांट के जिनमें कोई कलर ही नहीं होता। और वहीं जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है वो कलरफुल होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। और प्लास्टिड्स के अंदर एक हमारा जो एक पिगमेंट होता है, जिसका जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफिल के नाम से, और जिसकी वजह से हमारे पेड़ों की पत्तियां क्या होती है, हरी होती हैं। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा है। इसका मतलब ये जो क्लोरोफिल हुआ, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारा, जो कि मौजूद होता है कहां, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऐसे प्लास्टिड जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं, जिनसे जो कि किस यूज में आते हैं, फोटोसिंथेसिस में। हमने देखा हुआ है प्लांट्स में फोटोन यानी सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है फूड मटेरियल, इसीलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, यही क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक प्लास्टिड है प्लांट सेल्स में, जो कि मौजूद होता है। और इसके अलावा जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर कुछ येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, या कलरफुल पिगमेंट भी मौजूद होते हैं, जिनसे कि हम देख सकते हैं कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं पेड़ों की जिनमें ग्रीन के अलावा और भी कलर पाए जाते हैं, येलो ऑरेंज जैसे या पर्पल जैसे, या कुछ फूलों का कलर होता है, तो वो इसी कलरफुल पिगमेंट की वजह से होता है।
अब इसके अलावा जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट है, ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं ये काम आते हैं स्टार्च। स्टार्च पता है ना, हमारा जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स में एनर्जी देने का काम करता है। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, वो एनर्जी देने में काम आता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है जो बच जाता है वो स्टोर होता है प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में। तो वो जो स्टोर होता है कहां पर होता है, इसी ल्यूकोप्लास्ट में होता है, जो कि एक प्लास्टिड है। इसके अलावा ऑयल्स या प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स ये सभी कहां स्टोर होते हैं, हमारे इसी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होते हैं। अब इसके अलावा जो हमारे प्लास्टिड्स हैं ये कुछ कंसिस्ट करते हैं न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, जो कि कहलाती हैं क्या, स्ट्रोमा। एक मटेरियल के अंदर ये जो हमारी प्लास्टिड्स होती है कुछ न्यूमरस मेम्ब्रेन यानी कि कुछ तादाद में, ज्यादा नंबर में काफी लेयर्स बनाती है मेम्ब्रेन्स की, जो कि क्या एक मटेरियल में, जो कि क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एक खुद का क्या होता है, उसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं और खुद का डीएनए होता है, जिस वजह से वो क्या कर पाता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है, खुद का प्रोटीन बना पाता है। लेकिन हमने देखा कि जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावरहाउस ऑफ द सेल, ये एनिमल सेल्स के अंदर इकलौता सेल ऑर्गेनल है जिसके पास हमारे क्या है, ये हमारा डीएनए और राइबोसोम मौजूद है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर हमारा जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास भी, प्लास्टिड्स के पास भी क्या मौजूद होते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और इसी वजह से ये हमारे प्लास्टिड्स भी खुद के क्या बना सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स ही तो होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके अलावा प्लास्टिड्स के अलावा हमारा एक सेल ऑर्गेनल, लास्ट सेल ऑर्गेनल बचता है, और उसके बाद हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट, जो कि लास्ट सेल ऑर्गेनल है क्या, वैक्यूल। हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर, चाहे प्लांट सेल्स हो, चाहे एनिमल सेल्स हो, या कोई भी सेल हो, किसी के अंदर, सेल के अंदर एक खाली जगह क्रिएट करना और उसमें कुछ सामान को स्टोर करना, चाहे वो फूड मटेरियल हो या अदर लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस हो, उनको स्टोर करने का काम भी कौन करता है, वैक्यूल करता है। तो वैक्यूल क्या हुए, हमारे स्टोरेज सैक्स हुए फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। और ये जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं ये हमारे एनिमल्स में तो होते हैं स्मॉल साइज के, लेकिन वहीं जो हमारे प्लांट सेल्स हैं उनमें ये होते हैं काफी लार्ज साइज के। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर 50 to 90% यानी कि लगभग 50 यानी लगभग आधा और 90 आधे से भी काफी ज्यादा, तो 50 और 90% जगह किसी सेल के अंदर घेर लेता है ये वैक्यूल, और उसी से सेल को ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। टर्जिडिटी मतलब उसकी फूलने की कैपेसिटी टू मैक्सिमम साइज, और रिजिडिटी मतलब ठोसपन। तो सेल को, प्लांट्स के सेल को ठोसपन भी वैक्यूल प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, और टर्जिडिटी मतलब उनको फूलने में भी हेल्प कौन कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है प्लांट सेल्स को। और फिर इसके अलावा जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, शुगर हो गए, या और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए, या प्रोटीन हो गया, ये सब भी स्टोर कहाँ होते हैं, हमारे वैक्यूल में होते हैं। हमने कहा ना कि हमारा वैक्यूल क्या है, स्टोरेज सैक है। ये खाली जगह क्रिएट करता है सेल्स के अंदर जहां पर स्टोरेज किया जाता है सामान को। इसका फंक्शन ही, मेन फंक्शन क्या है, सब्सटेंसेस को स्टोर करना और प्लांट सेल के अंदर, और उसके अलावा उसी स्टोरेज की मदद से क्या देना, प्लांट्स को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सिंगल सेलुलर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लाइक अमीबा, उसमें जो वैक्यूल होता है वो कंज्यूम करता है फूड आइटम्स को। हमने पढ़ा है ना कि कैसे अमीबा एनगल्फ कर लेता है फूड आइटम। एनगल्फ करना मतलब किसी भी फूड सब्सटेंस को अपने आसपास के एरिया में से अपने सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट की हेल्प से अपने शरीर के अंदर ले लेना। तो वो जो फूड सब्सटेंस उसके अमीबा के शरीर के बॉडी के अंदर आता है, वो कहाँ जाकर स्टोर होता है या कहाँ पर जाकर कंटेन होता है, हमारे वैक्यूल के अंदर। प्लांट्स के या अमीबा के जो वैक्यूल है उसके अंदर आके फूड आइटम क्या होता है, कंज्यूम होता है। और उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होते हैं
कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो हमारा वेस्ट एक्सेस वाटर बचता है या कुछ सेल का वेस्ट होता है उसको सेल से बाहर निकालने के लिए, जैसे अमीबा हुआ, उसने अपने फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म में क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको इसी वैक्यूल की मदद से क्या करा, बाहर निकाल दिया। और वेस्ट के साथ साथ कोई एक्सेस वाटर भी बना, मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर पानी हो गया है उनके बॉडी में तो उसे भी क्या करते हैं वो फूड वैक्यूल की मदद से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि अमीबा, कोई भी हमारे काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारा वैक्यूल क्या करता है, एक्सेस वाटर और वेस्ट को सेल से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल। अब हम कंप्लीटली जान चुके हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल, हर ऑर्गेनिजम्स की। और सेल के बारे में हम जान चुके हैं कंप्लीट डिटेल विद नोट्स एंड फुली एक्सप्लेनेशन। अब हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट।